Why a soldier walks into the hail of bullets. And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission, please take care of the X factor, because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets. And that is what, till the time you have agreed and understood and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national the recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier, which is ready to do from day one. डिफेंस से रिटायर्ड फौजी भाई को नमस्कार। जो यूकल एमएसपी का केस अभी हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तो आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से भी जो पे कमीशन का मामला है, आप लोग पे कमीशन जो 8th पे कमीशन हो किसी में भी एक बार मिलाप करना, उधर से आपको मिलेगा बोलकर बता दिया है। और जो जजमेंट भी, फाइनल जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अपना लिए जेसीओ जवानों के लिए जो सरकार अभी तक कोई यूकल एमएसपी का बात जीती नहीं गया, उसको ऊपर कुछ बताया ही नहीं है। क्यों बोलने से सरकार अपना लिए देना नहीं चाहता, जो यूकल एमएसपी देना नहीं चाहता है, क्योंकि उनके लिए एमएसपी का बजट ज़्यादा होगा बोलकर ही, इसीलिए तो सरकार कुछ भी नहीं बता रही। कल मैं सुप्रीम कोर्ट में था, हमारे 2 केसेस लगे हुए थे। एक डीजीआर के खिलाफ था, हमने उस पॉलिसी को चैलेंज किया था जिसमें कोल लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, सिक्योरिटी एजेंसी का व्यापार और इनपैनलमेंट सिर्फ अफसरों की एजेंसी को किया जाता है और दिया जाता है। उसी तरह कोको पेट्रोल पंप भी, आपका सीएनजी पंप भी, सारे के सारे अफसरों को दिया जाता है। ये सब क्रीम पॉलिसी अफसरों ने नियम के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपने लिए रिजर्व कर रखा है, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। सरकार ने अभी तक इस पर जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने 2 वीक का समय दिया, जून में इस केस का डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा केस इक्वल एमएसपी के संबंध में हुआ था। कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है, मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ, एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए, तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं हो कर रही है। तो उन्होंने उस चीज को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए। हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ, ये देखना है। हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ, ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए, तो चर्चा का विषय, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशंस को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। इसी टेबल में देख लेना एक बार, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इसी में है। जो आकर 1/9/2008 से लेकर 31/12/2015 तक कितना अरियर्स देना, 1,76,000 तक अरियर्स उसी टाइम का ही बन रहा है। उसका बाद से 15 के बाद से कितना बनेगा, 10 साल है, 10 साल हो गए, 10 साल में और भी कितना बनेगा, एक बार आप लोग जानकारी ले लेना। जो अपना लिए जो सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, सिपाही की 1,76,000 होने से नायक के लिए उतना ही मिलना है, और अमलदार के लिए ही उतना ही है। उसके बाद नायक सूबेदार के लिए ही उतना ही मिलना है, उसके बाद सूबेदार के लिए उतना ही मिलना है, सूबेदार मेजर के लिए भी उतना ही अमाउंट मिलना है। ये सरकार कब देगा?
इसका इंतजार में अपना भाई लोग बहुत दिन से इंतजार कर 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 वो चले गए अभी है, इस जमीन से चले गए अभी। लेकिन सरकार अभी तक नहीं दिया। जो 18 महीने का डीए डीआर का भी इसी तरह ही पेंडिंग रख कर वो कब देगा पता नहीं। इतना इलेक्शन तो पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी देगा या नहीं देगा वो भी जानकारी नहीं है। लेकिन यूकल एमएसपी का लड़ाई जरूर करना है हम लोग। यूकल एमएसपी का ऊपर लड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। पूरा एक ही कदम लेकर चलकर एकता से रहने से, जो सैनिक भाई लोग पूरा एकता से रहने से अपना यूकल एमएसपी 100% हम लोग ले सकता है। उसी से अभी से आवाज़ उठाओ, अभी से आवाज़ उठाओ। जो सरकार का पास पहुंचना चाहिए अपना यूकल एमएसपी हमारे लिए दे दो। जो इसी में देखो पूरा कैलकुलेशन भी है, कब कब कितना कितना हुआ था। जो यूकल एमएसपी कौन सा टाइम में कितना कितना हुआ हो पूरा डिटेल्स भी है इसी में, इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। उसका बाद देखना जो अपना लिए यूकल एमएसपी बराबर मिलने से अपना लिए कितना फ़ायदा होने वाला है, जो बेसिक के साथ जानकारी ले लेंगे अभी। सबसे पहले देखो सिपाही साहिबान है, उनका बेसिक तो OROP 3 का मुताबिक 20,663 रुपीस मिल रहे, लेकिन 15,500 यूकल एमएसपी मिलने से उसमें से आधा ही अपना लिए मिलेगा, 7,750 रुपीस मिलेगा। हमारे लिए ऑलरेडी 2,600 रुपये मिल रहे, वो माइनस करने से 5,150 रुपये अपना लिए बेसिक में बढ़ोतरी होना है। सिपाही से लेकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑर्डिनरी कैप्टन के लिए ऑलरेडी मिल रहे। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ये फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। इसी में देख लेना जो बेसिक, उसका बाद 5,150 रुपये दोनों प्लस करने के बाद टोटल बेसिक बन जाता है। एक सिपाही 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का 25,613 रुपीस, 25,613 रुपये का उनका बेसिक बन जाता है। इधर देख लेना, एक बार नोट कर लो आप लोग, 25,613 रुपये का बेसिक बन जाता है उनका बेसिक पेंशन नहीं है, उनका बेसिक उतना बन जाएगा। उनका 53% डीए के साथ कैलकुलेशन करने के बाद उनका डीए बन जाता है 13,575 रुपीस। उनका टोटल पेंशन आकर 39,188 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाता है। एक सिपाही साहिबान का 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का, वो भी 2006 से पहले रिटायर्ड वाले का बेसिक है ये MSCP 1-2 मिला हुआ होने से उनका बेसिक ज्यादा होगा। हवलदार या नायक का उसमें बेसिक में होगा उनका। उसका बाद देख लेना नायक साहिबान, जो नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 23,569 रुपीस। उनके लिए 5,150 रुपये का बेसिक में प्लस होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 28,790 रुपीस बेसिक। जो नायक साहिबान का बेसिक 28,790 रुपीस, उनका डीए 53% के साथ कैलकुलेशन करने से उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 15,221 रुपये। 15,221 रुपये बन जाता है। उनका टोटल पेंशन आकर देख लेना 43,940 रुपीस। कितना हो गया? 43,940 रुपीस उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक नायक के लिए, 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए। उसके बाद हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस कर दिया हवलदार साहिबान, OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 रुपीस। 5,150 रुपये का बेसिक में बढ़ोतरी होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 29,913 रुपीस। 29,913 रुपीस उनका टोटल बेसिक बन जाता है। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट कितना बन जाता है 15,854 रुपीस। 15,854 रुपीस टोटल पेंशन उनका 45,767 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। अपना लिए यूकल एमएसपी
बराबर मिलने से। ये पूरा पेंशनर्स के सर्विस वाले के लिए और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान, उनका भी देखो, उनका OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है। उसका बाद 5,150 रुपए का बेसिक में प्लस हो जाने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 32,050 रुपीज। डीए का 16,987, टोटल पेंशन आकर 49,037 रुपीज बन जाएगा। उसके बाद जो सुबेदार साहिबान, उनका बेसिक आकर 30,175 रुपीज OROP 3 का मुताबिक, उनको 5,150 रुपए का बेसिक में ऐड होने से उनका टोटल बेसिक बन जाता है 35,325 रुपीज। उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 18,722 रुपीज। टोटल पेंशन 54,047 रुपीज तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा एक सूबेदार साहिबान 28 साल सर्विस करने से। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, उनका बेसिक आकर 34,575 रुपीज। उनको 5,150 रुपए का प्लस होने से उनका बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीज। 5,150 रुपए जो पेंशन बेसिक में याद होने से उतना बेसिक बन जाता है 39,725 रुपीज। उसका बाद उनका डीए का अमाउंट बन जाता है 21,054 रुपीज। 21,054 रुपीज 53% डीए के साथ। उसका बाद देख लेना उनका टोटल पेंशन बन जाता 60,779 रुपीज। 60,779 रुपीज उनका टोटल पेंशन उतना बन जाएगा। ऑलरेडी अपना ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए 15,500 रुपए बराबर उनको यूकल MS पे मिल रहे हैं। उसी का वजह से उनको तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर क्या हो गया, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की कम मिल रहे हैं। ये याद होने से अपना बेसिक भी ज़्यादा हो जाएगा, अपना पेंशन भी बढ़ोतरी हो जाएगा, अपना फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बेसिक में बढ़ोतरी हो जाएगा, उनका भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। कृपया कर सरकार ये देना बहुत जरूरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता। तो अगर आज सपोज आज हमें अगर 5200 मिल रहे हैं, 5200 रुपए जो जवान को मिल रहे हैं, अगर वो 10 साल बाद हमें दे भी देंगे 15,500, तो उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो आज की डेट में हमें यूनिफॉर्म रेट मिले तो उस पैसे की वैल्यू है। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कि इसमें कुछ आशा है, क्योंकि बार बार तारीख पे तारीख लग रही है, तो आशा पे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है सर। कोर्ट को चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें क्योंकि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारा बजट का बड़ा इशू है। एग्जैक्टली, बहुत बड़ा बजट, फाइनेंशियल बहुत बड़ा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। जजेस को भी लग रहा है कि हाँ मुद्दा तो बड़ा है, हाईलाइटेड है, इतना जल्दी जजमेंट। पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को एक्स ग्रुप का पे दिला दूंगा। वाई ग्रुप के हैं, उनको एक्स ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वाइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है voiceofexserviceman1@gmail.com, और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं या वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही जेसीओ जवान के कौज को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए। हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, 9 मार्च को हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में पूर्व सैनिक संगठनों का एक महासम्मेलन बुलाने के लिए। तो मैं आपको एडवांस में सूचना दे रहा हूं, इसकी व्यापक रूपरेखा और वेन्यू किस जगह पे होना है, इसकी घोषणा और इंटीमेशन हम बाद में देंगे। हम सारे संगठनों को फॉर्मली चिट्ठी देके भी निमंत्रण पत्र भेजेंगे। लेकिन आप लोग तैयार रहिए,
9 तारीख को दिल्ली आने के लिए, 9 मार्च को दिल्ली आने के लिए एक बार फिर आग्रह है कि सभी देश के संगठनों से कि आप तैयार रहिए। एक महासम्मेलन 9 मार्च 2025 को दिल्ली में बुलाया जा रहा है। बहुत क्रूशियल समय आ रहा है हमारे जेशू जवान के कौज के लिए, इसलिए आप इसमें भागीदारी अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।